तो गाजा में चल रहा युद्ध अपने 18वें दिन में प्रवेश कर गया और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं युद्ध का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। बंधकों की जो सिचुएशन है उसको लेकर एक बड़ा अपडेट है, उस पर करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं रवि मिश्रा, मेरे साथ है मेरे सहयोगी विपिन। तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। गाजा पर इजरायल के हमले जारी है, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के साथ करते हैं शुरुआत। गाजा पर बमबारी का खौफनाक वीडियो सामने आया। गाजा पट्टी में घर पर भीषण हवाई हमला। दीर अल बलाह में एक घर पर हुई है बमबारी। तस्वीरें आप देखिए, कैसे ऐसा लग रहा है कि सामान्यतः सब कुछ वहां पर लोग टहलते और वहां से गुजरते नजर आ रहे थे और तभी ये धमाका होता है। इस घर को निशाना बनाकर ये धमाका होता है और आप देखिए कि घर के मलबे में वहां जो आसपास लोग खड़े थे, चल रहे थे, वो सभी दब जाते, उसकी चपेट में आ जाते। भयानक हमला इस मकान पर। और अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। गाजा में इजरायली सेना ने एक बार फिर से हवाई हमला किया है। शेख राडवान इलाके में भीषण तबाही हुई है इस हमले के बाद, और हमले के बाद पूरे इलाके में मची है चीख पुकार। कई बड़ी इमारतें इस हमले में मलबे में तब्दील हो गए हैं और आप देखिए चारों तरफ कैसी अफरा तफरी, बिखरी हुई लाशें, मलबे, टूटी हुई गाड़ियां, धुएं का गुबार। ये तमाम चीजें बताती हैं कि हमला बिल्कुल तुरंत किया गया था और उसके बाद कैसे लोगों में चीख पुकार मच गई। और इजरायल पर हिजबुल्लाह के हमले जारी हैं। लेबनान इजरायल बॉर्डर पर कई हमले हुए हैं। तनाव के बावजूद जंग में शामिल नहीं होगा लेबनान। और हिजबुल्लाह ने इस बार इजराइल पर किया है बड़ा हमला। इजराइल के सैन्य ठिकानों पर यह हमले को अंजाम दिया गया। हिजबुल्लाह ने इस हमले का वीडियो भी जारी किया। मतलब दूसरा एक और वॉर फ्रंट इजराइल के बगल में खुलता हुआ नजर आ रहा है। और आप देखिए निगरानी चौकियों को, सीसीटीवी टावर्स को उड़ा दिया है। इस हमले में कैसे निशाना बनाया जा रहा है लेबनान और इजराइल बॉर्डर पर, और वहां भी इस तरह की स्थिति। और गाजा में इंडोनेशियन अस्पताल की बिजली गुल। बिजली न होने से सुविधाएं बाधित। बिजली नहीं होने के चलते अस्पताल में अफरा तफरी। ईंधन की कमी की वजह से बंद की गई अस्पताल की बिजली। अंदाजा लगाया जा सकता है इन तस्वीरों से किस तरह के हालात हैं। हॉस्पिटल में पावर सप्लाई को रोक दिया गया है, ईंधन नहीं है और इस वजह से ये स्थिति पैदा हो गई। आप देखिए टॉर्च और मोबाइल की रोशनी में लोगों का इलाज यहाँ चल रहा है। हालात कितने ख़राब हैं इन हॉस्पिटल्स के, जहाँ पर बिजली नहीं है लेकिन लगातार घायलों की संख्या बढ़ती जा रही है। यहाँ पर लोगों को मदद की ज़रूरत है, इलाज की ज़रूरत है, लेकिन बिना बिजली के ये कितना मुश्किल साबित हो रहा है। और इसी खबर से जुड़ी हुई अगली भी खबर। गाजा में अस्पताल की बिजली गुल हो गई है। अस्पताल में रोशनी के लिए मोबाइल टॉर्च का इस्तेमाल किया जा रहा है और मोबाइल टॉर्च की रोशनी में मरीजों का इलाज भी किया जा रहा है। देखिए मोबाइल टॉर्च की रोशनी में इलाज जारी है। ईंधन की कमी से अस्पताल के जनरेटर्स को भी बंद कर दिया गया है। बिजली पहले से गुल है और जनरेटर्स चलाने के लिए ईंधन की भारी कमी से जूझ रहा है गाजा। انقطاع التيار الكهربائي الآن. انقطاع التيار الكهربائي الآن. انقطع التيار الكهربائي على الكشف. तो आज इजरायल हमास युद्ध का 18वां दिन है। गाजा पट्टी में इजरायल की बम वर्षा लगातार जारी है। आईडीएफ ने गाजा पर मौजूद करीब 10,000 हमास के ठिकानों पर हमले किए हैं। गाजा में अब तक 5,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। इन 18 तस्वीरों से आप गाजा की तबाही का अंदाजा लगा सकते हैं। कैसे हर तरफ से बर्बादी का मंजर है, कैसे हालात हैं। और इजराइल के भीषण प्रहार के बाद गाजा तबाह हो गया है।
जंग के 18वें दिन के बाद गाजा में सिर्फ तबाही और तबाही का मंजर नजर आ रहा है। आइए आपको बताते हैं कि इजराइल के हमलों के बाद गाजा के हालात क्या और कैसे हैं। देखिए, हमास के 10,000 ठिकानों पर यह हमले को अंजाम दिया गया। इस हमले के बाद 22,000 इमारतें इसमें तबाह हो गई, जबकि 5,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं। 15 लाख से ज्यादा लोग रवि बेघर हो गए हैं। बिल्कुल, सप्लाई लाइन बंद है, अस्पतालों में ईंधन खत्म है, बेहोशी की दवा खत्म है और हालात ये देखिए कि एनेस्थीसिया ना होने की वजह से ऐसे ही ट्रीटमेंट किया जा रहा है। कितना पेनफुल होगा उन लोगों के लिए। और खाद्य सामग्री की तो कमी है ही, क्योंकि बाहर से कोई सप्लाई है नहीं। और ये सिचुएशन है इस वक्त गाजा की, जहां पर चारों तरफ तबाही है और उसके बीच ऐसे हालात जिसमें लोगों को सरवाइव करना पड़ रहा है। हमारे साथ दो मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। नेवल कैप्टन श्याम कुमार हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं और एवीएम ओपी तिवारी हमारे साथ एज अ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। कैप्टन श्याम, ये जो सिचुएशन है, आप किसको मानते हैं इसके लिए जिम्मेदार? अभी भी होस्टेज सिचुएशन बनाए हुए हमास अभी भी लोगों को रिलीज नहीं कर रहा है। अमेरिका ने कह दिया है कि बात तो तब होगी जब बंधक ये छोड़े जाएंगे। और दूसरी तरफ ये तबाही की तस्वीरें, बच्चे मर रहे हैं, बुजुर्ग महिलाएं मर रही हैं, अस्पतालों में ये हालात है। क्या हमास को ये सब मंजूर है, बावजूद इसके कि वो बंधकों को छोड़ के कम से कम बातचीत की शुरुआत तो करे? आज देखिए, ये युद्ध द्वंद्व का युद्ध है। और पहले तो मैं दर्शकों को दशहरा की शुभकामनाएं भी देना चाहूँगा। मानवता खतरे में है, मानव सभ्यता खतरे में है। तो ये प्रधानमंत्री इजराइल के जो हैं उनको एक बड़ा द्वंद्व लग रहा होगा अभी, अपने अंदर के देश के लोगों से प्रेशर भी। और मैं मानता हूं कि शायद एक बहुत मैच्योरिटी के साथ वो रिटेलिएशन कर रहे हैं, क्योंकि जो हुआ 7 अक्टूबर को उसकी भर्त्सना लोगों ने उतनी नहीं की। और अब जो हो रहा है उस पर ऑब्वियसली ज़्यादा भर्त्सना हो रही है, क्योंकि ये लगातार हो रहा है। और सब जानते हैं कि अगर कोई 2-4 पत्थर किसी के पे फेंक दे तो 1-2 दिन तक तो आप उसको रिटेलिएट करोगे, बाद में लोग भर्त्सना करेंगे ही। तो इस बीच इस हिसाब से बहुत मुश्किल है ये युद्ध। और लगातार आप जो देख रहे हैं, रेस्ट्रेन जो वॉर कैबिनेट बनी है इजराइल की, उसमें उनके डिफेंस मिनिस्टर और एक्स डिफेंस मिनिस्टर हैं। और अभी उनके जो प्रेजेंट जो जो उनके गृह विभाग के जो सिक्योरिटी मंत्री हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि मुझे भी वॉर कैबिनेट में शामिल किया जाए, क्योंकि थोड़ी सी द्वंद्व आपस में भी है कि ये पहले ये इन बच्चों को छुड़ाएं या ग्राउंड इन्वेजन करें। और इस हिसाब से बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स भी आ जाते हैं। अब पैलेस्टीनियन का वजूद ही खत्म करने की कोशिश है कि वंस फॉर ऑल हम इसको खत्म करें। तो इस हिसाब से ये 2.2 मिलियन जो पैलेस्टीनियन है उनको गाजा स्ट्रिप से हटना होगा। लेकिन एक बात बहुत क्लियर कर दी है शुरुआत से कि उनका फोकस जो लोग बंधक है उसको छुड़ाना नहीं है, लेकिन गाजा का वजूद करना प्रायोरिटी है। ये बात पहले दिन से कहा जा रहा है। वापस लौटेंगे श्याम कुमार सर, आएंगे वापस आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, हमास ने 2 बंधकों को रिहा किया। 18 दिन की कोशिश के बाद ये कामयाबी इजराइल को और तमाम देशों की मध्यस्थता के बाद मिला है। राफा क्रॉसिंग पर इजरायली टीम को इन दोनों महिलाओं को सौंपा गया है। 85 साल की येजोवेट लिफ्शिट्ज को रिहा किया गया, जबकि 80 साल की नूरीट कपूर को रिहा किया गया। 2 अमेरिकी बंधक पहले ही रिहा किए जा चुके हैं और बातचीत की टेबल पर यह पूरा युद्ध पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। और इस बीच हमास के कब्जे से बंधकों को छुड़ाने की कोशिश भी जारी है। राफा क्रॉसिंग बॉर्डर से निकाले जाएंगे बंधक। दोहरी नागरिकता वाले बंधकों की होगी रिहाई। मिस्र और फिलिस्तीन की सीमा पर है राफा क्रॉसिंग, जहां से इन बंधकों को छोड़ा जाएगा। और बंधकों को छोड़ने के लिए हमास ने रख दी है शर्त। हमास ने गाजा के लिए फ्यूल की डिमांड कर दी है। फ्यूल खत्म होने से कई अस्पतालों को इस मुश्किल हालात में भी बंद करना पड़ा। बिजली नहीं होने से इलाज पे भारी परेशानी आ रही है। लिहाजा गाजा ने, हमास ने यह कह दिया है कि हम रिहा तभी करेंगे बंधकों को जब हमारे ईंधन की व्यवस्था की जाए। और आईडीएफ के मुताबिक हमास के पास करीब 220 लोग अभी भी बंधक है। बंधकों में करीब 30 बच्चे, 20 बुजुर्ग शामिल हैं। हमास ने 3 दिन पहले 2 अमेरिकी महिलाओं को रिहा किया था। दोनों महिलाएं
किबुत्ज म्यूजिक फेस्ट में अगवा हुई थी और उसके बाद उनको रिलीज किया था। मां बेटी को एक साथ छोड़ा गया था। और आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि इस वक्त हमास के कब्जे में कितने बंधक हैं और अब तक कितने बंधकों को रिहा किया गया। हमास के कब्जे में देखिए वो डिटेल्स बिग बॉल पर आ चुकी है। कब रिहा होंगे बंधक और हमास की कैद से, ये सबसे बड़ा सवाल है। हमास के कब्जे में थे लगभग 222 बंधक जिनको छुड़ाने के लिए ये कोशिशें चल रही थी। 20 अक्टूबर को 2 अमेरिकी बंधकों को रिहा किया गया और उसके बाद पहला भी जारी है। बिल्कुल देखिए 23 अक्टूबर को 2 महिला बंधक को भी रिहा किया गया। आज रिहा हो सकते हैं 50 बंधक, यानी 50 लोगों को राफा बॉर्डर से क्रॉस कराया जा सकता है। ईंधन की शर्त पर बंधकों की रिहाई की बात कही है हमास ने। जी बिल्कुल। और देखिए राफा क्रॉसिंग से निकाले जाएंगे बंधक। कल भी जो 2 लोग छोड़े गए हैं उन्हें भी राफा क्रॉसिंग से निकाला गया और कतर के मध्यस्थता के बाद यह बात तय हुई है कि फ्यूल दिया जाएगा उसे तीसरे देश के जरिए और बदले में जो बंधक हैं तमाम मुल्कों के इस वक्त वहां से जो अगवा किए गए थे उनको छोड़ेगा हमास। और विपिन, हमास से बंधकों को छुड़ाने के लिए कतर मध्यस्थता कर रहा है। इसके मायने क्या है, इसका अर्थ क्या है, जरा इसको भी हम समझते हैं। तो देखिए कतर की बात करें, उसके स्टेटस की बात करें, स्टेटस जो है उसका अमेरिका का एक तो करीबी है कतर, यानी कि अमेरिका से लगातार संपर्क इस पूरे मामले में। हमास से भी अच्छे संबंध है कतर के, इसलिए वो मीडिएट कर रहा है। और कतर की मध्यस्थता के बाद लोगों के जो बंधक अगवा किए गए थे उनको छोड़ने का रास्ता बना है। दोहा से ऑपरेट होता है हमास और पहले भी मध्यस्थता कर चुका है कतर, जिसके बाद ये संभावनाएं अब प्रबल हुई हैं रवि। और यूएस की प्राथमिकता अपने नागरिकों को हमास के चंगुल से छुड़ाना है। यूएस ने आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन रोका है ताकि अपने नागरिकों को वो सुरक्षित निकाल सके। और कतर के पीएम से बात कर चुके हैं ब्लिंकन ताकि इस मध्यस्थता को अंजाम दिया जा सके और जल्दी से जल्दी जो भी लोग अगवा बंधक हैं उनको छुड़ाया जा सके। आगे बढ़ते हैं। देखिए हमास इजराइल संघर्ष से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचाने के लिए टीवी9 भारतवर्ष के संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मुस्तैद है। अमेरिका सहित वो सभी देशों के बंधकों को छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं जिनके नागरिक हमास के कब्जे में हैं। देखिए हमारे संवाददाता मनीषा की ये एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। देखिए एक ऐसे वक्त में जब बंधकों की रिहाई होने वाली है, उस वक्त आप देखिए ये तमाम जो चेहरे हैं ये वो लोग हैं जो बंधक बने हुए हैं हमास के, और इसीलिए इन सब के लिए इससे बड़ी राहत की खबर और क्या नहीं आ सकती है। मैम, सिंस यू आर अवेयर दैट द 50 hostages are going to release tonight, so what you would like to say? I want them to free everyone. I think they didn't do anything. They need to come home. They miss their family. We want them home. We want them happy. We want तो देखिए इनके पास क्या है, ब्रिंग बैक द हॉस्टेजेस। ये इजराइल के लोग कह रहे हैं, ये आईडीएफ नहीं कह रही है, ये इजराइल के लोग कह रहे हैं। और आपको इजराइल की सोसाइटी समझनी पड़ेगी। आपने भी उदाहरण दिया कि एक सैनिक के बदले उन्होंने 1000 प्रिजनर को छोड़ दिए थे। तो अभी फिलहाल कोई कंडीशन अगर आप कहिए तो ये मन चाहे किसी भी मुराद को पूरा करने के लिए इजराइल के लोग तैयार हैं। और इजराइल की सरकार इनसे बाहर नहीं है। इजराइल की सरकार ना इजराइल के लोगों को इग्नोर कर सकती है, ना वो वॉशिंगटन को इग्नोर कर सकती है, ना पश्चिमी देश के वो तमाम लोगों को। आप सोचिए इटली, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, इनके जितने भी राष्ट्राध्यक्ष यहाँ आ रहे हैं, क्या करने आ रहे हैं? वो इजराइल को समर्थन देने आ रहे हैं, साथ साथ ये बता रहे हैं कि बंधकों में हमारे भी लोग हैं, उनको हर हालत में आप छुड़ाइए। तो इस तरह के प्रेशर के बीच में ये नेगोशिएशन चल रहा है। तो अमेरिका के अलावा और भी देश के बंधक और उनको छुड़ाने की मुहिम। और सीरिया में अमेरिकी ठिकानों पर हमला हुआ, ये बड़ी खबर है। हमले की जिम्मेदारी मिलिशिया ने ली है। ईरान समर्थित मिलिशिया ने हमला किया था। 3 अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमला हुआ था। मिलिशिया ने किया मिसाइल ड्रोन अटैक। और अगली बड़ी खबर, इजराइल के हमले में गाजा में भारी तबाही देखी गई। नुसीरत कैंप की तबाही की तस्वीरें सामने आई। हमले में कई इमारतें जमी दोज हो गई है, जिसकी तस्वीरें अब आप देख रहे हैं। ये वो तमाम ताजा हमले हैं जो लगातार इजराइल गाजा पट्टी के इलाकों में कर रहा है और इससे भारी नुकसान, भारी तबाही, पूरे का पूरा शहर आप देखेंगे मलबे में तब्दील हो गया है। और इस मलबे से जरूरी सामानों को निकालते, अपने लोगों को ढूंढते, राहत और बचाव कार्य करते हुए लोग भी आपको नजर आ जाएंगे। और ये
एरियल व्यू देखिए जिसमें तबाही कितनी बड़ी है उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। और राफा में इजराइल ने तेज की बमबारी, रिहायशी इलाके में इजराइल की बमबारी, इजरायली बमबारी में रिहायशी इमारत ध्वस्त, बड़े नुकसान की भी जताई गई आशंका। जंग का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है और देखिए किस तरह से एक तरफ हमले हो रहे हैं, दूसरी तरफ लोगों को निकालने की कोशिश हो रही है। बमबारी जारी है। राफा बॉर्डर एक ऐसा सोर्स बना है जहां से लोगों को निकालने की गुंजाइश दिख रही है। तिवारी सर हमारे साथ जुड़े हुए, ओपी तिवारी सर, एवीएम सर, ये पूरी सिचुएशन जो है क्या सिर्फ हॉस्टेज सिचुएशन की वजह से कॉम्प्लेक्स बनी हुई है? क्या आप मानते हैं इसको? क्योंकि इसमें सिर्फ अमेरिका नहीं, सिर्फ इजराइल नहीं, दुनिया के दूसरे देशों के नागरिक भी बंधक बने हुए हैं और हमास भी बड़ी ही चालाकी से, बड़ी चतुराई से एक दो लोगों को छोड़ रहा है, जबकि पहले उसने कहा था कि हर दिन वो लोगों को मारेगा अगर ये हमले नहीं रुके तो। लेकिन स्टैंड उसका बदला हुआ नजर आ रहा है। अब वो रिलीज कर रहा है लेकिन उसमें भी एक रणनीति दिख रही है। रवि देखो, ये हमास जो है एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन है। इसके ऊपर कितना विश्वास किया जा सकता है ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जहाँ तक इजराइल का कंपल्सन है, हमास का जो गाजा स्ट्रिप का जो एरिया है 40/9 जो 360 स्क्वायर किलोमीटर है, इसको रनअप करना इजराइल के लिए जरा भी मुश्किल नहीं है। एक टैंक स्क्वाड का पूरा रनअप कर सकता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इसमें जो बंदी बनाए गए हैं लोग, अमेरिका के हैं या इजराइल के हैं, ये दोनों देश अपने सिटीजन के बारे में बहुत चिंता करते हैं और ये कोई ऐसा कदम लेना चाहते हैं कि जिससे उनको नुकसान हो। अपने देश के लोगों के प्रेम की भावना, उनको बचाने की इच्छा शक्ति बहुत ही स्ट्रांग है। यूएस भी कोशिश कर रहा है, जैसे बता रहे कतार को इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। कतार जो है मेन स्टेट है जो इसको सपोर्ट कर रहा है, जिसका जो लीडरशिप है हमास का कतार में बैठा हुआ है। बातचीत अगर हो या सीज फायर की बात हो, युद्ध बंद करने की बात हो, उसके लिए अमेरिका ने ऑप्शन तो दिया है, आप हॉस्टेजेस को रिलीज करिए तो बातचीत शुरू हो। इसमें कहां दिक्कत है हमास के सामने, जबकि वो भी चाहता है कि अब हमले बंद हो जाएं। उसने कई बार ये कह दिया है इजराइल को कि हमले बंद करें। ये हमास जो चाहता है, हमास का जो इंटेंशन था पहले बंधक बनाने का, बिकॉज इजराइल के अंदर भी काफ़ी ये इनके बंदी, इनके जो इस पैलेस्टाइन के लोग इनके जेलों में बंद हैं, उनको भी छुड़ाना चाहता था। लेकिन वैसी स्थिति में नहीं है कि इस स्टेज पर वो बार्गेन कर सके, क्योंकि गाजा की स्थिति खराब हो चुकी है। अब इजराइल जो है भी उसमें स्थिति में है कि बिकॉज अगर उसकी बॉम्बिंग अगर पिन पॉइंट नहीं हुई, जरा भी किसी सिटीजन को नुकसान हुआ, तो उसके जो लोग हैं, उसकी जनता जो उनके कब्जे में हमास में, उनका नुकसान होगा और उनकी इमेज खराब होगी। बिल्कुल बिल्कुल। और हमास की जो बार्गेनिंग सिचुएशन वो लगातार कमजोर होती नजर आ रही है। फिलहाल तो यही दिखाई दे रहा है। नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल में विरोध, इजरायली लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन, हमास से बंधकों को रिहा करने की अपील की। हमारे प्रधानमंत्री को ले जाओ, प्रदर्शनकारी कह रहे हमारे बच्चों को रिहा कर दो, प्रदर्शनकारियों का बयान। और इस वक्त वॉर जोन से एक और खबर, गाजा में इजराइल ने तेज किए हैं हमले। अल ज़ैतून में इजराइल ने किया है भीषण बमबारी, रिहायशी इलाकों पर ताबड़तोड़ बमबारी की गई। हमले में कई इमारतें तबाह हुई हैं। अल ज़ैतून जहां पर इजराइल ने ये बमबारी की तस्वीरें आप देखिए, अल ज़ैतून में रिहायशी इलाकों पर ताबड़तोड़ हमले हुए हैं और आसमान में धुएं का गुबार कितनी ऊंचाई तक उठ रहा है आप अंदाजा लगाइए। और ये देखिए, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये तब की हैं जब ये हमले हुए थे और ये रिहायशी इमारतें इस हमले में तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। और इस बीच खबर यह कि इजरायली जवानों की जंगी तैयारी देखने को मिली है। हमास जंग के बीच जवानों को ट्रेनिंग दे रहा है। इजराइल गाजा हमले के लिए जो ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर रहा है उसके लिए इजरायली तैयारी नजर आई इस वीडियो में। और आप देखिए कैसे पूरी तैयारी चल रही है, क्योंकि एक आदेश और उसके बाद गाजा पट्टी के इलाके में 3 लाख से ऊपर ये इजरायली जवान इंतजार कर रहे हैं घुसने का। और जैसे ही आदेश हुआ तो उसके बाद गाजा पट्टी के इलाके को शमशान बना देंगे ये, और उसकी तैयारी करते हुए ये जवान नजर आए। और इजराइल की सेना ने इस वीडियो को भी जारी किया।
और इजराइल के रक्षा मंत्री का बड़ा बयान, गाजा पर होगा घातक हमला। योव गैलेंट ने कहा है अगले चरण में और घातक हमला होगा, समंदर, जमीन और आसमान से हमले होंगे। और इस बीच खबर यह कि इजराइल जाएंगे अमेरिकी सैन्य सलाहकार, गाजा में जमीनी हमले पर करेंगे चर्चा। युद्ध विराम के खिलाफ है अमेरिका, युद्ध विराम से हमास को फायदा मिलेगा ये रुख। अमेरिका ने अपना साफ किया, लड़ाकों को आराम करने का मौका मिल जाएगा जो कि अमेरिका देना नहीं चाहता। और इससे पहले अमेरिकी विदेश मंत्री के साथ साथ अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन भी इजराइल का दौरा कर चुके हैं। और इजराइल हमास युद्ध का आज है 18वां दिन। गाजा पर इजराइल के हमले लगातार जारी हैं। आईडीएफ जमीनी हमले का प्लान बना रहा है। आइए आपको बताते हैं कि ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर इजराइल डिफेंस फोर्स आईडीएफ का क्या कहना है, क्या स्टैंड है अपनी इस तैयारी को लेकर। जमीनी हमले के लिए तैयार है इजराइल, अब ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते और हमास को मिटाने के लिए हमला जरूरी है, यह कहना है आईडीएफ का। देखिए, और साफ साफ ये भी कहा गया है कि हमास के बुनियादी ढांचे को नष्ट करना जरूरी है, वो प्राथमिकता में शामिल है। हिजबुल्लाह के हमलों के बावजूद हमें हमले को तैयार रहना होगा। बिल्कुल, और लेबनान सीमा पर भी पैनी नजर है, यह कहना है आईडीएफ का। और लगातार यह देखा जा रहा है कि कहीं हिजबुल्लाह उधर से बड़ा हमला ना करे। जमीनी हमले से पहले सेना गाजा के पास मौजूद है और जमीनी हमले के साथ बंधकों को बचाने की भी पूरी तैयारी है। जी बिल्कुल, और देखिए जमीनी हमले से हमास पर दबाव बढ़ाने की रणनीति है और अमेरिका इस पक्ष में है कि हमले को नहीं रोकना चाहिए। और इसीलिए ये तैयारी, थोड़ी देर पहले जो हम लोग वीडियोस भी आपको दिखा रहे थे और जो वीडियोस दिखा रहे थे उसके जरिए आप समझिए कि इजराइल की सेना की तैयारी क्या है। और अब तक आपने गाजा पर इजराइल के जमीनी हमले की तैयारी देखी, अब हम आपको वो वजह बताते हैं जिसके चलते इजराइल की सेना ग्राउंड ऑपरेशन से अब बच रही है। हमास के पास बंधकों का होना एक सबसे बड़ी वजह है। बंधकों के ठिकानों का पता नहीं होना यह भी एक बड़ा लॉजिक है। रवि, बिल्कुल, देखिए हमास की सुरंगों की जानकारी नहीं है, हमले के लिए प्रशिक्षित नहीं है आईडीएफ, और इजराइल को आईडी ब्लास्ट का भी डर है कि कहीं भी धमाका हो सकता है। और देखिए यूएस जमीनी हमले के पक्ष में नहीं है, मतलब कंसेंसस नहीं बन पा रहा है क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे अमेरिकी बाशिंदे हैं जो इस वक्त हमास के कब्जे में हैं और उसके लिए थोड़ा सा ये ऑपरेशन जो डिले हो रहा है ये एक बड़ा सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है। तिवारी सर हमारे साथ मौजूद है। सर, आप अपने अनुभव से बताइए, पहले दिन ही यह कह दिया गया था कि अब तो हमले तभी रुकेंगे क्योंकि ये आतंकवादी हमला नेतन्याहू इसको मानते ही नहीं है। वो ये कहते हैं कि हमारे राष्ट्र पर हमला है और युद्ध की शुरुआत हमास ने की है, हम सब कुछ खत्म करके मानेंगे। लेकिन 18वें दिन भी ग्राउंड इन्वेजन शुरू ना होना क्या संकेत देता है? इसके दो मुख्य कारण हैं। इजराइल के लिए गाजा को रन ओवर करना कोई मुश्किल काम नहीं है। इजराइल की सेना ने कई ऐसे कर्तव्य दिखा चुकी है जिसके बाकी दूसरी देश की सेना उसे सीख चुकी है, कहीं पर भी जाकर अटैक कर सकते हैं। लेकिन इसका मुख्य कारण यह है कि इजराइल के कुछ यूएस के भी बंधक बंधे हुए हैं जिनकी सुरक्षा टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट ये देश कंसिडर करते हैं, ताकि उनकी पूरी कोशिश रहेगी कि ताकि उनको बचाया जा सके, अपनी से कोई गलती ना हो। क्योंकि इसका एक गलत प्रभाव इजराइल के ही जनता के ऊपर पड़ेगा कि हमारे लोगों की सुरक्षा इन्होंने नहीं की। दूसरा मुख्य कारण एक ये है कि वहां पर सिटीजन, प्राइवेट सिटीजन लोग मारे जाएंगे जो इजराइल का इमेज काफ़ी खराब कर देगा। इसके लिए उम्मीद की जा रही है लाइट काटा, पावर काटा, ताकि इससे लोग परेशान हो जाएं। और ये जो निगोशिएशन जो चल रही है, अब देखिए ये जो हमास है, ये आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन है, ये किसी की बात नहीं मानेगा, उन्हीं की बात मानेगा जो उनके आका हैं, जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए अमेरिका कतार के पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन सर तिवारी सर, लेकिन जो सिनेरियो बन रहा है उसमें देखिए हमास भी दबाव में नजर आ रहा है और इजराइल भी दबाव में नजर आ रहा है। इसीलिए एयर स्ट्राइक तो चल रही है लेकिन ग्राउंड इन्वेजन में अभी बहुत डिले है। देखिए वापस लौटेंगे इस पर, एक और बड़ी खबर आ रही है। वैश्विक नेताओं का इजराइल दौरा लगातार जारी है और देखिए आज फ्रांस के राष्ट्रपति पहुंचेंगे इजराइल। इमैनुएल मैक्रों जाएंगे इजराइल। इससे पहले लगभग आधा दर्जन से ज्यादा पश्चिमी देशों के राष्ट्राध्यक्ष दौरा कर चुके हैं और अपना समर्थन इजराइल को दे चुके हैं। और इस बीच राष्ट्रपति मैक्रों का यह दौरा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बताया जा रहा है।
और लगातार अलग अलग देशों के नेता पहुंच रहे हैं, बैठकें चल रही हैं। बड़ी चिंता यही है कि उनके देश के लोग भी फंसे हुए हैं। आप देखिए आज जो दौरा है इमैनुअल मैक्रों का, और इसके पहले आप देखिए कि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन भी आ चुके हैं, फ्रांस के चांसलर भी आ चुके हैं। लगातार ये दौरे चल रहे हैं। अलग अलग तारीखों पर कौन सा नेता बेंजामिन नेतन्याहू से मिलना है ये हम आपको बता रहे हैं। ऋषि सुनक वो भी पहुंच चुके हैं, उनसे भी मुलाकात हो चुकी है, चर्चा हो चुकी है और सबने समर्थन तो किया है, लेकिन ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर सबकी अपनी चिंताएं हैं। अलग अलग देशों के नागरिक होस्टेज हैं, तो ये एक बड़ी चुनौती है इजराइल के सामने भी, क्योंकि दुनिया के तमाम देश के नेता इजराइल से ये कह रहे हैं कि कुछ भी करें संभल कर करें। बिल्कुल। और देखिए हमास के साथ जंग में इजराइल के साथ वैश्विक महाशक्तियां नजर आ रही हैं, जो बाइडेन से लेकर ऋषि सुनक तक इजराइल के दौरे पर जा चुके हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि इजराइल के समर्थन में कौन कौन से पश्चिमी देश हैं जो उसकी ताकत को और भी ज्यादा इस मुश्किल वक्त में बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले देखिए नेतन्याहू से मिलने वाले कौन कौन लोग हैं, उनके नाम जान लीजिए। जो बाइडेन, इमैनुअल मैक्रों अमेरिकी राष्ट्रपति, फ्रांस के राष्ट्रपति, ये इनसे मिल चुके हैं और इमैनुअल मैक्रों का आज दौरा है। ऋषि सुनक जो कि ब्रिटेन के पीएम हैं, ये भी इनसे मुलाकात कर चुके हैं। जॉर्जिया मेलोनी इटली के प्रधानमंत्री कुछ दिन पहले ये भी इजराइल का दौरा कर चुके हैं। ओलाफ शोल्ज जो कि जर्मनी के चांसलर हैं, ये भी वहां का दौरा कर चुके हैं। किरियाकोस जो कि ग्रीस के पीएम हैं, मार्क रूट नीदरलैंड के पीएम, ये तमाम लोग दौरा कर चुके हैं। और इस मुश्किल वक्त में जब जंग के हालात से जूझ रहा है इजराइल, तो इस बीच वहां का दौरा करके अपना समर्थन दे चुके हैं।